स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आज हमारा टॉपिक है टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री इज़ मेड अप बाय 3 ग्रीक वर्ड्स, यानी कि टिग्नोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है। इट मीन्स ट्राई, गॉन और मैट्रॉन्स। जहाँ ट्राई का मीन्स होता है 3 यानी कि 3, गॉन का मतलब होता है साइड और मैट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। इट मीन्स ट्राईगॉन का मतलब होता है 3 साइड्स, और जहाँ 3 साइड्स का मतलब होता है ट्राइंगल। मैट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। इट मीन्स मेज़र का मतलब होता है मेज़रमेंट, यानी कि जहाँ ट्राइंगल का मेज़रमेंट किया जाता है वहाँ टिग्नोमेट्री होती है। अगर हम इसकी डिफ़ाइन देना चाहें तो टिग्नोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं या रिलेशनशिप जानते हैं बिटवीन द साइड ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी किसी भी ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में हम या तो उनकी रिलेशनशिप को देखते हैं कि क्या संबंध है, या स्टडी को देखते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम टिग्नोमेट्री के अंतर्गत देखते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, जहां हम उसके एंगल को जानते हैं और उसकी साइड के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ए बी सी इज़ आ ट्राइंगल, जहां ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब आप देखेंगे अगर हम बात एंगल ए की करते हैं तो इसकी जो सामने होगी साइड वो ए होगी, यानी अपोजिट एंगल इसका ए होगा। अगर बात बी की करेंगे तो बी की जो अपोजिट एंगल होगा वो बी होगा। इसी तरीके से अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 साइड हैं और 3 एंगल हैं। अब हमारे जो 3 एंगल हैं वो क्या है, हमारे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और इसी तरीके से अगर हम इनकी साइड्स की बात करें, जैसे एंगल ए की अपोजिट साइड है ए, एंगल बी की अपोजिट साइड है बी, एंगल सी की अपोजिट साइड है सी। तो यानी कि हमने क्या देखा कि टिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें 3 साइड मिलती हैं और साथ के साथ 3 एंगल भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि वाई स्टडी टिग्नोमेट्री, यानी कि हम टिग्नोमेट्री की स्टडी क्यों करते हैं। अब जैसे कि हर चीज़ का कोई ना कोई स्टैंडर्ड होता है, अब हम टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट एंड ऑल हमारे मन में क्वेश्चन आया कि भाई हमने जैसे आगे चल के हमें इंजीनियरिंग करनी है या कोई भी चीज़ करनी है तो वहाँ पर टिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन पुट आउट हुआ वो यही है कि वाई स्टडी टिग्नोमेट्री। तो चलिए समझते हैं। तो एवरीथिंग यूज टिग्नोमेट्री, यानी कोई भी चीज़ हो उन सभी चीज़ों में हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब एवरीथिंग क्या हो सकती है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे जो शिप होते हैं उनके अंदर भी हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा जीपीएस सिस्टम होता है उसमें भी हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो डिस्टेंस नापने वाला कोई भी चीज़ होती है उसमें भी हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगर हम अनदर वे में बात करते हैं कि अनदर तरीके से हम कैसे समझेंगे कि टिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होना है, तो सपोज दैट मान के चलिए आपके सामने कोई बिल्डिंग है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप जो हैं वो ए पॉइंट है, और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो आप अंदाज ही दे सकते हैं। लेकिन टिग्नोमेट्री के मेज़रमेंट से आप सपोज दैट मान के चलिए आप एक ऑब्जेक्ट है, सामने वाली बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, और आपने अपने पास से लेकर नीचे एक लाइन खींची जिसे हमने बेस का नाम दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एक लाइन खींच ली स्लैंट हाइट वाली, ठीक, जो हमारी एक हाइपोटेनस होगी। और इस तरीके से हम इस बिल्डिंग की हाइट को मेज़र कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि टिग्नोमेट्री जो होती है जिससे हम प्रत्येक चीज़ को जानने का काम करते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी बेस कितनी होगी, बेस में इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, या इसकी हाइपोटेनस कितनी होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो टिग्नोमेट्री के द्वारा ही जानने में यूज़ की जाती हैं। नाउ वी डिस्कस एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल होता है उसमें कितने टाइप के हमारे एंगल होते हैं। तो बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, हम ट्राइंगल की कर रहे हैं। तो किसी भी ट्राइंगल में मोस्टली 3 टाइप के एंगल होते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल,
नंबर 2 राइट एंगल, नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, तो सबसे पहली बात होती है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। मीन्स कि ऐसे एंगल जो 90 से कम होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर हिंदी में इसके नाम की बात करी जाए तो हिंदी में से 90 अंश से कोण वाला कम वाला कोण कहते हैं। अगली बात जो आती है वो राइट एंगल ट्रायंगल की आती है। जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल होता है 90 के, इक्वल 90। जो 90 के बराबर होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी 90 अंश वाला कोण होता है जिसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। अगला जो हमारा आता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, जैसे ये लेस था ये इक्वल था, तो ये हमारा क्या होगा, मोर होगा, यानी मोर देन 90, यानी ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, मतलब 90 से ग्रेटर होंगे, वो सारे के सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में इन्हें क्या बोला जाता है। जैसे एक्यूट एंगल को न्यून कोण, राइट एंगल को समकोण और ऑब्ट्यूस एंगल को अधिक कोण कहा जाता है। लेकिन बात हम यहाँ पर ट्रायंगल की नहीं कर रहे, ना हम एंगल की कर रहे हैं। यहाँ पर बात हमारी जो हो रही है वो एक ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक और एक केवल राइट एंगल की ही बात करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल के द्वारा ही बन सकती है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल होता है और दो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। तो जैसे ये हमारा एक राइट एंगल हो गया और बाकी ये जो एंगल हैं वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि एक राइट एंगल 90 का हो गया और बाकी दो एंगल है इनका भी सम क्या होगा, वो 19 होगा। और कुल मिलाकर जो ओवरऑल सम होगा वो हमारा कितना होगा, 180 होगा। यानी किसी भी ट्रायंगल जो है उसका सम 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके कितने फंक्शन होते हैं। तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। बहुत सी बुक जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक ये वाला ऑर्डर दिया होता है। तो बात यहाँ पर हम चाहें कॉसेक सेक कॉट ले लें या कॉट सेक कॉसेक ले लें, इनसे कोई भी डिफरेंट नहीं पड़ता। बस हमें ये पता होना चाहिए कि साइन जो होता है उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस जो होता है उसका रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन जो होता है उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने पिछले पेज पर पढ़ा था कि किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसके अंदर 3 एंगल होते हैं हमारे, तो उसी तरीके से आगे हम उन्हीं एंगलों को दोबारा से समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये हमारा एंगल बी है, ये ए है और ये हमारा सी है। जब हम बात ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो हम केवल एंगल बी के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई एंगल लेना पड़ेगा। तो सपोज दैट अगर हमने एंगल सी की बात करी तो सी जो एंगल है उसके जस्ट सामने जो होगा वो उसकी अपोजिट साइड होगी और सी जिससे जॉइंट होगा वो उसकी एडजेंट साइड होगी। इसी तरीके से सी के जो बिल्कुल हटकर अलग होगा वो हमारी हाइपोटेनस होगी। क्लियर समझ में आया कि वी एक राइट एंगल है जहां हम एंगल सी की बात कर रहे थे और सी का जो अपोजिट एंगल है वो ए है और इसी तरीके से सी से बी तक की तरफ जो लाइन है वो एडजेसेंट है और ये सामने वाली जो है वो हाइपोटेनस है। ये जो एडजेसेंट होती है इसका दूसरा नाम होता है बेस। इसी तरीके से जो अपोजिट होती है उसका दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर सपोज दैट हमारा जो एंगल होता वो एंगल ए होता तो ए के सामने वाली ये वाली जो साइड है, ए के सामने वाली ये जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। और इसी तरीके से ये जो है हमारा जो अभी अपोजिट था वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यानी हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है
केवल जो चेंजिंग आती है वो केवल बेस में और परपेंडिकुलर में आती है। अपने जो 10th स्टैंडर्ड का पेपर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यही आते हैं कि कहीं हमारे पास एंगल ए की वैल्यू दी होगी तो हमें एंगल सी फाइंड आउट करना होगा, तो कहीं एंगल सी की वैल्यू दी होगी तो हमें एंगल ए फाउंड करना होगा। तो हमें यही चीज़ समझनी चाहिए कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो उसकी अपोजिट होती है और जिससे एंगल जॉइंट होता है वो उसकी एडजेसेंट होती है, और जो उनसे हटकर होता है वो हमारी हाइपोटेनस होती है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है जिसे बेसिकली बनाया गया है, जैसे SOH CAH TOA। जैसा कि इनका नाम है तो हम इनके पहले पहले अल्फ़ाबेट को उठाएंगे। SOH, S माने साइन। अब देखिए साइन कभी अकेला नहीं होता, साइन के साथ कुछ भी होगा, जैसे थीटा होगा। और हमें एक बात समझनी होगी, बात अगर थीटा की करी जाए, फाई की करी जाए, ए की करी जाए या किसी भी अनदर चीज़ की जाए, हर किसी की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। थीटा, फाई, ए सब कुछ एक ही होता है। लेकिन केवल बात हम साइन की नहीं कर सकते, साइन के साथ में थीटा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि इसका नाम है SOH, तो S का मतलब हो गया साइन, तो साइन थीटा बराबर O और H। O का मतलब हो गया अपोजिट और H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, इसी तरीके से CAH, C का मतलब हो गया कॉस थीटा, A का मतलब हो गया एडजस्टेंट, H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। इसी तरीके से TOA, T का मतलब हो गया टेन थीटा, O का मतलब हो गया अपोजिट और A का मतलब हो गया एडजस्टेंट। साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है, टेन का जो अपोजिट होता है वो कॉट होता है। जहाँ पर हम इनको उल्टा पढ़ेंगे, जैसे हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, इसी तरीके हाइपोटेनस अपॉन एडजेंस, इसी तरीके से एडजेंस अपॉन अपोजिट। तो ये हमारे कॉसेक, सेक और कॉट के लिए यूज़ किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बेसिक फार्मूले की। बेसिक फार्मूला है क्या चीज़? जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे वो 6 टाइप के थे। साइन था, कॉस था, टेन था, कॉसेक, सेक और कॉट। इस टाइप से जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। अभी मैंने आपको पढ़ाया SOH CAH TOA। अब हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न का विषय हो गया, क्योंकि जो हमारे स्कूल हैं, कोचिंग्स हैं, वहाँ पर कहीं भी हमें SOH CAH TOA इस टाइप से नहीं पढ़ाया जाता है। उनका पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है, कुछ और तरीके से वो समझाते हैं। तो हमें लगता है कि क्या हमने जो पढ़ा वो गलत है? नहीं, वो हमारा गलत नहीं है, क्योंकि चाहे तो हम उसे अपोजिट साइड कह सकते हैं, चाहे हम उसको एक नाम दे सकते हैं, चाहे परपेंडिकुलर जैसा कि मैंने बताया था, या एडजस्टेंट तो बेस। तो चलिए अब हम उन बेसिक फार्मूलों को उन नाम के अकॉर्डिंग जानने का प्रयास करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर बी हमारा वही पुराना राइट एंगल है, ये सी है और ये हमारा ए है। जैसा कि मैंने डायरेक्ट यहाँ बताया था, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारी हाइपोटेनस होगी। तो इसका जो बेसिकली फार्मूला होता है जो हम CBSE में यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, PBP HHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या जो हम ज़्यादा हंसी मजाक के तौर पर यूज़ करते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा याद करने का तरीका है। इसे हम चाहे PBP HHB करके याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले करके याद कर सकते हैं, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके याद कर सकते हैं। ये तो इसे याद करने की बात हुई। अब हम इसे रखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमारा साइन, तो साइन के साथ में क्या आएगा हमारा P/H। यहाँ पर देखिए साइन नहीं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से
टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से कॉसेक थीटा, मैंने बताया कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। इसी तरीके से कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ये तो बात हुई इंग्लिश मीडियम की। अब बात अगर हम हिंदी मीडियम की करें तो वहाँ परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब, बेस को हम बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनस को हम बोलते हैं कर्ण। तो वहाँ पर ये जो पी और एच बी जो होता है वो दूसरा रूप ले लेता है, और उसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। जिसे याद करने का तरीका होता है लंगूर अंकल लाएंगे काले काले अंगूर। वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से दे दीजिए। जैसे साइन थीटा पी अपॉन एच था, तो ऐसे क्या हो जाएगा एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा ए अपॉन के आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन थीटा एल अपॉन ए लंब बटे आधार, आगे उल्टा कर देंगे के अपॉन एल, के अपॉन ए अपॉन एल। इस तरीके से हमने इन 6 आइडेंटिटियों को जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे हमारी रिलेशन आती हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले बने हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर किसके होता है 1 के। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर किसके होता है 1 के। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर किसके होगा 1 के। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला बन सकता है कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने तरह तरह के फॉर्मूलों के बारे में जाना। ये हमारी आइडेंटिटियाँ आगे हमारे क्वेश्चंस को करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। अगला हमारा टॉपिक आता है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे बनाया। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ये है, जिसमें ये हमारा एंगल B है, ये C है, और ये हमारा A है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जैसे ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल के बराबर होता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर के। इसको अगर हम दूसरे वे में लिखना चाहें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर के। ये तो बात हो गई एच की, पी की और बी की। अगर सपोज दैट अगर हम इनके नाम से जानें तो हमने ये देखा कि जो एच है हमारा ए सी है, यानी ए सी का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, पी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर के। ठीक, और इन्हें भी हम इन्हीं तरीके से लिख सकते थे। यानी पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर किन्हीं भी दो साइड का जो स्क्वायर का सम होता है वो तीसरी साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक हमारी बेसिकली आइडेंटिटी है जो आगे चल के काफ़ी यूज़ होने वाली है। अगला हमारा टॉपिक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10th के साथ साथ आगे कंपटीशन क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बात करते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है। अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a, b एंड c दैट फिट्स द रूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होती है वो
पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी का एक सेट होता है जिसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। हमने यहाँ पर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का नाम दिया था। अगर सपोज दैट अगर हम ऊपर ध्यान दें तो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि एच स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। अगर हम एच की जगह पे सी रख दें तो सी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट माना कि कोई हमारा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर इधर की वैल्यू 3 है, इधर की वैल्यू 4 है और हमें इधर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कि लेट ये हमारा बी एंगल हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया। लेट जो परपेंडिकुलर साइड है वो 3 है और जो बेस है वो 4 है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हमने माना लेट ए इक्वल टू 3 वी इक्वल टू 4 देन सी इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो पुट द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, सी के स्क्वायर के। हमें मालूम है कि जो 3 का स्क्वायर है वो क्या होता है हमारा 9 होता है, जो 4 का स्क्वायर है वो क्या होता है हमारा 16 होता है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वायर का हो जाएगा। और 9 प्लस 16 कितना होता है हमारा 25 होता है, यानी कि 25 जो है वो हमारे सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हमारी सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिला। अभी हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट को जाना कि पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, जहाँ हमने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे सी स्क्वायर का। फिर हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके दिखाया था कि किस तरीके से 3 और 4 के होने पर हमारी जो वैल्यू थी वो 5 आई। चलिए कुछ ट्रिक के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज दैट अगर कहीं क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू 5 और 12 दे रखी है तो उसकी हाइपोटेनस 13 ही होगी। 7 24 है तो उसकी हाइपोटेनस 25 ही होगी। 8 15 है तो उसकी हाइपोटेनस 17 होगी। एक बात का बेसिकली ख्याल रखना कि ये केवल तभी सही है जब हमारे पास हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी हो। अगर सपोज दैट हाइपोटेनस फाइंड आउट नहीं करनी तो ये हमारा सही नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये ट्रिपलेट बनना होगा तो हमारा सही होगा। जैसे सपोज दैट 12 और 13 दे रखा है तो उसका आंसर 5 ही आना है, या मान के चलिए 13 या 5 ही दे रखा है तो उसका आंसर 12 ही आना है। लेकिन बेसिकली जो हमें याद करने वाली चीज़ है कि अगर 5 12 आ रहा है तो उसका आंसर कितना आएगा 13 आएगा, क्योंकि जिससे हमारा टाइम बच जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा जो बेसिक है जो अभी तक हमने समझा है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि इन आ ट्राइंगल ए बी सी बी इज़ अ राइट एंगल। तो वी हमारा कैसा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले बी हमने बना लिया जो कि हमारा एक राइट एंगल है। ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हमारा ए हो गया। इफ़ ए बी 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 है एंड बी सी 3 हो गया। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए के मतलब ए के लिए सारे एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जो अभी मैंने ट्रिपलेट में समझाया, जब 3 है 4 है तो ये हमारा कितना होगा 5 हो जाएगा। ये चीज़ मैं बता रहा था आपको, टाइम बच गया हमारा। अब बात आ रही है एंगल ए की। एंगल ए हमारा ये है, तो एंगल के सामने वाली जो होती है वो हमारी क्या होती है अपोजिट साइड होती है, वो हमारी क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है। जो साइड वाली होती है वो बेस होती है और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था पंडित वद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी तरीके से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन के लिए P अपॉन एच, P कितना दिखाई दे रहा है हमें 3 दिखाई दे रहा है, H कितना दिखाई दे रहा है 5 तो 3 अपॉन 5। कॉस के लिए B अपॉन एच, बेस कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास, बेस जो है हमारा यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, H कितना हमारा 5 है। टेन के लिए P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3 है यहाँ पे और बेस कितना हमारा 4 है। इसी तरीके से हम आगे वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस वाले ट्राइंगल में थीटा के माध्यम से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही चीज़ थीटा ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। थीटा जब ये दिखाई दे रहा है तो इसके जस्ट सामने ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेनस।
तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, ऊपर हमने देखा था। तो पी हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। एच कितना दिखाई दे रहा है हमारा, 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वी अपॉन एच, तो 12 अपॉन 13। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी दोनों को आप ऐड कर दीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा को। तो 5/13 में जब हम 12/13 को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो हमारा जो नीचे का डिनोमिनेटर वो क्या आ जाएगा, 13 आएगा। तो 5 + 12 कितना होता है, 17। तो हमारा आंसर कितना आया, 17/13। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, देन टेन थीटा इज इक्वल टू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टेन थीटा मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 5/13, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, 12/13। अब हमारे पास जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से होता है, सेकंड का मल्टीप्लाई 3 से होता है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 13 अपॉन 12 × 13। जहाँ हम देखेंगे 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा का हमारा आंसर कितना आया, 5/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ़ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन कॉट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि टेन थीटा जब 3/4 दिया हुआ है तब कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर भी हम रिलेशन का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। तो ऑब्वियसली वैल्यू लगा देंगे, तो 1/3/4, ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पेज है ये है ड्राइव द फॉर्मूला। अभी हमने न्यूमेरिकल्स को समझा किस तरीके से बेसिक होते हैं। अब ड्राइव द फॉर्मूला में हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा था कि p² + b² = h²। हम देखेंगे इससे हम क्या क्या फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, हमने क्या किया, दोनों साइड जो है h² से डिवाइड दिया, h² से डिवाइड दिया। जब h² से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, p² अपॉन h², b² अपॉन h² और h² अपॉन h²। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं v/h का होल स्क्वायर, और h में h का डिवाइड दिया तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो p/h कौन होता है हमारा, साइन थीटा होता है। b/h क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, और 1 का 1। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा केस सेकंड की बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पर h² का साइड डिवाइड में दिया था। अब हम इस इक्वेशन में b² का डिवाइड देंगे बोथ साइड, b² डिवाइड बोथ साइड। जब हम b का डिवाइड देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, p² अपॉन b² प्लस b² अपॉन b² इक्वल टू h² अपॉन b²। तो ये हो गया p/b का होल स्क्वायर, ये हो गई 1, और ये हो गई h/b का होल स्क्वायर। p/b कौन होता है, tan होता है, यानी कि tan² थीटा प्लस 1। अब h/b उल्टा हो जाएगा, बराबर होगा sec² थीटा के। तो हमारे पास एक अगला रिलेशन आया कि sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं केस थर्ड की, तो केस थर्ड में हमने क्या किया, जो बोथ साइड जो है, अभी हमने h का दे दिया, b का दे दिया, तो अब क्या बचा अपने पास, p²। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय p²। तो क्या हो जाएगा, p² अपॉन p² प्लस v² अपॉन p² इक्वल टू h² अपॉन p²। तो p से p कैंसिल आउट, तो 1 प्लस v/p का होल स्क्वायर इक्वल टू h/p का होल स्क्वायर। v/p क्या होता है हमारा, लास्ट में जाइए, v/p होता है हमारा कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है हमारा, h/p p ये भी हमारा उल्टा आ रहा है किसके, cosec² थीटा के। यानी क्या रिलेशन निकल के आया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cosec² थीटा के। इस तरीके से p² प्लस b² बराबर h² से हमने 3 फार्मूलों को बनाया। पहला फार्मूला था हमारा sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला जो था tan² थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec² थीटा। और तीसरा जो फार्मूला था हमारा 1 प्लस cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। अभी हमने समझा
कि यहाँ पर हमें 3 फॉर्मूले मिले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों तरीके तो हमें 10th में मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम आगे स्टैंडर्ड बढ़ते हैं जैसे कंपटीशन क्लासेस में, या मान के चलिए थोड़ा ट्रिकी IIT वगैरह में, तो वहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक ये कॉस लेंगे और 1 प्लस साइन थीटा एक इसके साथ में अपॉन आ जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा ये रहेगा, ये वाला कॉस इधर आ जाएगा। तो हमारी एक नई आइडेंटिटी आ जाएगी कि कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरीके से हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर हो सकती है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा की। इस तरीके से हमारा पार्ट 1 आज कंप्लीट होता है, जहाँ हमने बेसिक फार्मूले के बारे में समझाया। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में अगर कोई कमियां हो तो उन्हें बताइए, और आगे की वीडियो के लिए हमारे पार्ट 2 सेक्शन को ज़रूर देखिएगा। ओके बाय।